ओके ध्रुवी आ गई। एक मिनट, ध्रुवी को करने दो, बाद में आप कर लेना सेकंड में। ध्रुवी, ध्रुवी, हाँ प्लीज रीड। हिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग। ये रहा, आपको मैं चाहिए तो मैंने ग्रुप में भी डाला है, ग्रुप में भी डाला है। इफ यू कांट रीड फ्रॉम हियर, वो पीडीएफ ओपन कर सकते हो आप। हाँ। The 18th century ushered in a new era in the history of the world. There were two significant events that strengthened the forces of democracy and nationalism throughout the world. These were the revolutions in America and France. The American War of Independence. The discovery of America led England, France, Spain, and Holland to establish their colonies there. Thus, from the 16th century onwards, people from different European countries began to settle in America. The American War of Independence was the first ever organized movement in history which people asserted the right to rule themselves. It led to some major changes, the most important being the birth of the United States of America. The colonies. By the middle of the 18th century, there were 13 ब्रिटिश कॉलोनी, नहीं 13 ब्रिटिश सेंचुरी। हाँ मैं मोबाइल में 6 सेकंड खोल के, हाँ हाँ ठीक है। आप उसको ट्रैक नहीं कर पाते रहेंगे ऑनलाइन, इसके सर किधर है? पहला ही पेज है, फर्स्ट ग्रुप में डाला ना मैंने, नहीं ये रहा ना? हाँ मिला। हाँ ये दोनों डाला, देखो ऊपर वाला द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ मिला। People who had settled in these colonies had originally come from England. They had gone there seeking money, freedom, and a better life. The colonies, which were under the control of the British government, enjoyed a considerable amount of freedom in matters of internal administration. Every colony had a governor and a local council. The local council was elected by the people who resided in the colony. The local councils passed laws and levied taxes. Okay, fair enough. Thank you. तो देखो अभी क्या सही है, देखो द 18th सेंचुरी अशर्ड का मतलब होता है टू टेक। ओके, एक लिया। देखो मैंने, आप देखोगे तो मेरे इसमें कहाँ सब जगह पे जो मेन वर्ड है वो मैंने मार्क किए हुए हैं। तो अगर आपको, यू कैन एबल टू राइट इन योर बुक एज वेल, अगर जहाँ आपको लगेगा, अगर आपको वर्ड पता है तो इट्स ओके। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे रहेंगे थ्रू आउट द चैप्टर कि जो कि नए हैं फॉर अस। सो द 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, देयर वर टू सिग्निफिकेंट इवेंट। तो 18th सेंचुरी में दो एक बड़ी इवेंट हुआ। क्या हुआ उसके अंदर? इवेंट्स दैट, वो ऐसी चीज हुई जिससे क्या हुआ, स्ट्रेंथन द फोर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब लाइक राइट से आपको जो करना है कर सकते हो, नोबडी कैन रूल यू। अर्लियर ये ब्रिटिशर्स का वही फंडा था कि उसने पूरा वर्ल्ड में राज किया है, लाइक वो उनको टैक्स लगाएंगे। पहले हमने देखा आगे भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, तो वो अपने मनमानी करते थे बेसिकली। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, आप अभी लाइक वी नीड अ फ्रीडम, हमको जो करना है हम करेंगे, हम हमारा बंदा सिलेक्ट करेंगे, आप जबरदस्ती किसको थोप नहीं सकते। तो डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो 18th सेंचुरी में पूरा वर्ल्ड में जो भी कोई रूल कर रहा था, राजा या ब्रिटिशर्स, उनसे सब लोग ने छुटकारा पाने के लिए एक रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ। These were the revolutions in America and France. तो बेसिकली दो जगह पे हुआ, एक अमेरिका और फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। मीन्स अल्टीमेटली क्या था, उनको छूटना था, somebody is ruling you, और आपको उससे बाहर निकलना है वो जंजाल से। तो अमेरिकन वॉर ऑफ, तो अमेरिका में क्या हुआ, द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो पहले तो अमेरिका था ही, पता ही नहीं था किसी को, तो ये ढूंढा किसी ने। तो ढूंढने के बाद ऐसा हुआ कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड टू एस्टेब्लिश देयर कॉलोनी थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना कॉलोनी, हमने देखा पहले भी कि कॉलोनी क्यों कर रहे थे, कॉलोनी क्यों एस्टेब्लिश कर रहे थे, हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना। क्वेश्चन भी था आपका, मैंने टेस्ट में भी पूछा था। हाँ बोलो, कॉलोनी क्यों एस्टेब्लिश कर रहे थे सब लोग?
सर ताकि उन लोगों को ज्यादा रॉ मटेरियल्स मिल पाए, फिर ज्यादा मार्केट वो लोग रीच हो पाए ताकि वो अपने गुड्स बेच। बरोबर, वेरी गुड, करेक्ट, एकदम सही। दो चीज है, मेन चीज रॉ मटेरियल वहां से निकालना है, दूसरा वो आपका जो प्रोडक्ट बना वो वहां पे बेचो। तो आप बेसिकली विन विन सिचुएशन है, आप बहुत यू आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो उनके लिए बहुत फायदा रहता था ये कॉलोनी का फंडला। तो अमेरिका ढूंढा, अमेरिका ढूंढने के बाद सब लोग वहां पे जाने लगे। कौन कौन गया? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एंड हॉलैंड। ठीक है, तो समझ लेना, इसमें तेरा बहुत लेंथी चैप्टर है, तो पता नहीं कैसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। टू एस्टैब्लिश, बट मोरलेस मैंने देखा है आप लोग हिस्ट्री में बेटर हो, सबसे अच्छा हिस्ट्री में आप लोग का स्कोर रहता है एंड ज्योग्राफी। तो टू एस्टैब्लिश ए कॉलोनी, सो फ्रॉम 16th century onwards पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्री बिगन टू सेटल। तो हर एक ये सब यूरोपियन कंट्रीज है, सब लोग वहां पे जा रहे, वहां पे सब अपना काम कर रहे, सेटल हो रहे। बिकॉज द रीजन ऑल्सो, वन रीजन इज देयर कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर कंट्री। जो ब्रिटिश में थे, यूरोप में थे, उनको दे आर नॉट हैप्पी, वो रूलिंग रहता था वहां पे, आपको मनमाना टैक्स लगाएंगे, वो लोग खुद के पर्सन के ऊपर भी ऐसा करते थे। सो दे आर नॉट हैप्पी, सो स्विच ओवर कर रहे हैं ना, नहीं तो क्यों जाएंगे फिर सेटल होने के लिए। तो ऐसा लफड़ा था। सो द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज मूवमेंट। ओके, तो ऑर्गेनाइज का मतलब सबने ऐसा किया, डिस्कस किया, ओके नाउ वी वांट फ्रीडम, तो हम ये स्टेप लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। और अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि आपका जैसे आपका कबर्ट है, आपका कबर्ट बुक्स रख रहे हो, अनऑर्गेनाइज, कुछ भी बुक कहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ट्यूशन की बुक किधर है, वैसा, दैट इज अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब अच्छा एकदम सेटल है, आप एक सेकंड में आपकी बुक्स जो चाहिए वो निकाल सकते हो। तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने फ्रीडम हासिल करने का पूरा प्लान था। ऑर्गेनाइज मूवमेंट इन द हिस्ट्री विच पीपल असर्टेड द राइट टू रूल देमसेल्फ। असर्टेड का मतलब क्लियर बोला उन्होंने कि लाइक हमको वी डोंट वांट एनीबॉडी ऑन आवर हेड, वी आर फ्री and we will decide who is going to our leader. It leads some major changes. तो उन्होंने ऐसा सोचा, एक सोच होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होता है ग्रेजुअली। It lead to some major changes, the most important being the birth of United States of America. तो क्या होता है, उससे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जन्म होता है। इट इज आएगा आगे क्या है। ओके, तो द कॉलोनी बाय द मिडल ऑफ 18th century, जो 18th century में पूरा सिचुएशन हुआ, तो मिडल मीन्स 1850 होगा प्रोबेबली। मिडल ऑफ 18th century तो वही हुआ ना कि 1750 हुआ। काव्या, जिमित, हाँ, आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हो? मिडल ऑफ 18th century मतलब क्या? एनीबॉडी? तो मतलब शायद जो 1750 कि 1780, वो मैं पूछ रहा हूँ। अरे 1850 कि 1750? सर 1750 बरोबर ना? हाँ, तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, तो बाय द मिडल ऑफ 18th century देयर वर 13 ब्रिटिश कॉलोनी अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। 13 कॉलोनी इकट्ठा हुआ बेसिकली। पीपल हु हैड सेटल इन दिस कॉलोनी, वो कॉलोनी में जितने भी लोग रहते थे, हैड ओरिजिनली फ्रॉम द इंग्लैंड, एक्चुअली वो थे इंग्लैंड से। नाउ व्हाट हैपन, दे हैड गॉन देयर सीकिंग, क्यों गए थे वहां पे, यहाँ पे क्यों आए, वो अमेरिका में क्यों आए थे? सीकिंग मनी, पैसा नहीं था उनके पास, तो बोला चलो वहां पे जाके वी विल डू सम बिजनेस। फ्रीडम, बिकॉज वहां पे फ्रीडम नहीं था उनके पास, तो बोला नहीं अभी ये लोग के साथ हमको नहीं रहना है, वी विल स्टे सेपरेटली, और हमको ये सब उनका टैक्स, उनका जो रूलिंग है वो मुझे नहीं चाहिए। तो वो लोग ने स्विच ओवर किया, सेटल हुए दूसरी जगह पे, एंड अ बेटर लाइफ। तो आपको पूछ सकते क्यों वो लोग ने स्विच ओवर किया, तो फॉर मनी, फॉर फ्रीडम एंड बेटर लाइफ। द कॉलोनी विच वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ द British government enjoyed a considerable amount of freedom in matter of internal administration. तो उनके जो लोग थे बेसिकली क्या होता था कि उनके लाइक जब भी आपके इवन इंडिया की जो पार्लियामेंट में जो बंदे जो गवर्नमेंट में, उनको वो सब पैसा है, वो फ्लाइट से जाने का, दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, देन वो अलग से एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वो अलग बात है। सो कोई भी रोड बनाने में कॉन्ट्रैक्ट में पैसा मिल जाएगा ऊपर से, वो अलग। बट गवर्नमेंट इज सेल्फ गिविंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटी। ओके, उनको बड़ा हाउस रहता है, फिर उनका महीने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहता है 50,000 लाख रुपया, तो दे आर डूइंग वेरी वेल।
लेकिन उनके नीचे वाले काम है वो बेचारे भीख मांग रहे बंदे लोग। तो ऐसा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस तरह पार्शलिटी, यू नो, एवरी कॉलोनी हैड ए गवर्नर। हर एक कॉलोनी में क्या था, पहले एक गवर्नर था एंड एक लोकल काउंसिल। काउंसिल का मतलब एक बंदा लोकल एरिया में, जो जैसे हमारे पास एमएलए रहता है। द लोकल काउंसिल वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल हु डिसाइडेड इन द कॉलोनी। तो लोकल काउंसिल कौन होता था, जो हम लोग जैसे आप मॉनिटर डिसाइड करते हो ना, वो चिट्ठी निकाल के वोट करके, वैसा। द लोकल काउंसिल्स पास लॉ एंड लेविड टैक्सेस। तो जो काउंसिल था, जो बंदा था, जैसे मॉनिटर है, तो मॉनिटर बोलेगा अच्छा अभी ऐसा है, कोई भी आवाज करेगा उसको 10 बार उठक बैठक करना पड़ेगा। तो वो लॉ उन्होंने किया वैसा। तो वो लॉ बनाएगा, लॉ पास करेगा, और प्लस टैक्स भी वो लोग डिसाइड करते थे। तो दैट वाज द, यू नो, अथॉरिटी। लोकल काउंसिल के पास क्या अथॉरिटी थी, ये दो चीज करने के लिए। ओके, नाउ कॉजेस, क्यों हुआ ये सब, क्यों करने की जरूरत पड़ा। ओके, हितवी पढ़ो। Yes, sir. Because the colonies, despite enjoying independence in internal administration, were controlled by the British government in economic matters. For example, the colonies were forbidden to use non-British ships for trading purpose. Products such as tobacco, sugar, and cotton could be exported only to England and that too at price fixed by the British government. Similarly, the colonies could import goods only from England. Goods imported from other countries were taxed heavily. Moreover, it was illegal for the colonies to set up industries that could compete with the British ones. The colonies resisted such colonial trade policies. पॉलिसीज। Um, the colonies had no रिप्रेजेंटेशन, हाँ। the colonies had no representation in the British Parliament. The colonies strongly criticized the British government constant demands for money. Every time the government needed money to fund its wars in Europe and elsewhere, it imposed new taxes on colonies. In 1765, the British Parliament passed the Stamp Act, which made affixation of stamps on all documents compulsory. The colonies refused to pay the taxes on the ground that as the British Parliament did not have any representatives from the colonies, it did not have the right to levy taxes either, हाँ। Therefore, the colonies protested against the act and adopted the slogan "No taxation without representation." Under the pressure from this protest, the British government repealed, हाँ। the Stamp Act. The British government believed that since the colonies exist for goods of the mother country, it had a right to tax them. Thus, the government imposed tax on tea to assert its right to leave taxes. The government's decision to tax tea was severely criticized by the colonies. In 1732, several colonies refused to unload the tea that came from England. In Boston, a group of people discussed as the native Indians raided British ships and dumped the cracks of tea into the sea. This incident is known as the Boston Tea Party. It hasted the American War of Independence. Colonies were inspired colonies were inspired in their struggle by the writings of philosophers such as John Locke, John
John Milton and Thomas Paine. They wrote that all men are equal and have some basic human rights. All men have a right to earn a living in any way they like and raise their voice against any kind of injustice. Such views gave immense strength to colonist. ओके फाइन. तो देखो अभी ये था कि सी अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो सी मोर और लेस क्या हुआ, पहले अमेरिका था नहीं, अमेरिका ढूंढा. अभी समझो फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज को ढूंढा तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा है. यू कैन नॉट स्टॉप टू रूलिंग मी. बेसिकली ब्रिटिशर्स का वो फंडा था कि मैंने ढूंढा तो ये मेरा है सब जमीन, अभी मेरे को जो करना मैं करूंगा. यू कैन नॉट रेज योर वॉइस. तो अभी प्रॉब्लम हुआ है. लेकिन वहां के जो बंदे थे, वहां पे जो रहते थे, वो बोले ऐसा नहीं चलेगा. आई वॉन्ट फ्रीडम भाई. ऐसा तुम ठीक एक लेवल तक तुम टैक्स इम्पोज करो, पर तुम हर एक जगह पे तुम पैसा हर एक 2 रुपए का पेन लिया उसमें 50 पैसा टैक्स लगा रहे हो, देन इट इज नॉट वैलिड थिंग. बरोबर है. तो ग्रेजुअली क्या होता है, इट इज अ सैचुरेशन पॉइंट. अभी वो ब्रिटिशर्स भी क्या थे कि उन्होंने दे वांट इट ग्रीडी काइंड ऑफ थिंग. अरे चलो इतना टैक्स है ना, और वसूलते. तो एक लेवल तक अगर नहीं वो ऐसा करते तो अभी भी चलता था. लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा ही कर दिया. बराबर. तो ज्यादा किया तो फिर वो सामने वाला बोलता ठीक है मैं मर जाऊंगा बट आई डोंट वांट टू पे टैक्स. अगर वो लेवल आ गया मीन्स खत्म. फिर तो अभी आइदर उनको फाइट वॉर करना पड़ेगा, आइदर उनको गिव अप करना पड़ेगा. तो ये चीज में वही हुआ. तो अल्टीमेटली कॉजेस क्या था, क्यों ऐसा हुआ. तो कॉलोनीज में सबका व्हाई यू वांट टू रेज योर वॉइस, जरूरत क्यों पड़ा ऐसा करने के लिए. किसके मन में क्यों आया कि अरे मुझे तो फ्रीडम चाहिए. तो अल्टीमेटली नाखुश थे वो लोग, दे आर नॉट हैप्पी. क्या था, द कॉलोनी डिस्पाइट एंजॉइंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो उनको एक बंदा दे दिया, गवर्नर दे दिया, एक वो काउंसिल दे दिया, ब्रिटिशर्स ने दे दिया उनको कि भाई चलो ये तुम्हारा बंदा है, तुम तुम्हारे हिसाब से मैनेज करो. आई डोंट वांट टू इंटरफियर. खाली मुझे मेरे टैक्स से कंसर्न है. मुझे पर्टिकुलर जो टैक्स है हर महीने मुझे दे देना, और वो दे आर सेपरेट. ऐसा करके वो लोग निकल गए. बट व्हाट हैपेंड, द कॉलोनीज डिस्पाइट एंजॉइंग इंडिपेंडेंस इन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो उनको एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रीडम था. दे वर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक मैटर. तो पैसे का कोई भी मामला है ना, उसमें वो काउंसिल का कुछ नहीं चलेगा, उसमें वो गवर्नर का कुछ लेना देना नहीं रहेगा. बोले वो तुम्हारा डिसीजन नहीं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगा. ऐसा करके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाला. फॉर एग्जाम्पल द कॉलोनी वेयर फॉरबिडन टू यूज नॉन ब्रिटिश शिप. तो उनको जो कॉलोनी है उनको ऐसा है कि नहीं ब्रिटिश शिप मुझे यूज नहीं करना है, मुझे इंडियन शिप यूज करना है, मुझे अफ्रीकन शिप यूज करना है. तो वो बोला नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो तुमको कंपल्सरी हमारा ही शिप यूज करना पड़ेगा. उसका मतलब वही हुआ, शिप यूज करना मतलब तुमको मेरे उधर से ही सामान लेना है, तुमको मुझे ही भाड़ा देना है. वैसा अभी तुम लोग कल आप बाहर निकलोगे तो रिक्शा का एक ऑटो का वो है यूनियन है, तो वो बोलेगा नहीं तुमको ऑटो में ही जाना पड़ेगा. तो बोला नहीं मुझे तो आई वांट टू गो बाय द कैब, मुझे तो टैक्सी में जाना है. तो बोला नहीं वो नहीं कर सकते हो आप, कंपल्सरी ऑटो में ही जाना पड़ेगा. भले तुम मेरा ऑटो नहीं मेरे दोस्त का ऑटो में जाओ, लेकिन जाना तो ऑटो में ही पड़ेगा. वैसा करके ये लोग रूल कर रहे थे. तो नॉन ब्रिटिश शिप फॉर द ट्रेडिंग पर्पज. प्रोडक्ट सच एज टोबैको, शुगर, ये हमने ऑलरेडी देखा पहले. देखो कितना लिंक है, पहले का चैप्टर से ही लिंक है. प्रोडक्ट सच एज टोबैको, शुगर, कॉटन कुड बी एक्सपोर्टेड ओनली टू इंग्लैंड. तो अभी मैं कॉलोनी वाले क्या थे, बना रहे सब चीज, फार्मिंग कर रहे, ग्रो कर रहे. अभी अमेरिका से अफ्रीका से डिमांड है, ओके, बाकी इंडिया से डिमांड है. तो वो बोला नहीं तुम उसको नहीं बेचने का, तुमको हम कंपल्सरी यू हैव टू सेल टू मी. तो मेरे पास ही बेचना है. तो टोबैको, शुगर, कॉटन हो उनके पास ही बेचना पड़ता था. फिर भले इंग्लैंड बाद में सबको बेचे प्रॉफिट लेके, पर उनको डायरेक्ट बेचने का अलाउड नहीं था. एंड दैट टू एट द प्राइस फिक्स एट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओ वाह, ये तो गड़बड़ है. मीन्स वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई मैं 2 रुपए किलो शुगर लूंगा. तो वो बोलेगा नहीं मेरा कॉस्ट ही 5 रुपया है, हाउ कैन आई सेल टू 2 रुपीज. तो बोला नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं 2 रुपया दूंगा, बेचना भी मुझे ही है, तुम यू कैन नॉट सेल टू एनीबॉडी. और इंटरनल कंजप्शन कितना होगा, हो के भी कितना, क्योंकि प्रोडक्शन यूज रहता है. गॉट इट एवरीबॉडी, लॉजिक समझ लेना. हाँ जीवित क्या हुआ सर, पर इंडिया वाले तो उसको भी, हाँ सर पर इंडिया वाले तो ना भी बोल सकते हैं ना कि हमको तुमको नहीं बेचना.
ना बेटा, ना बोलने का स्कोप ही नहीं है ना, जो ना बोलेगा ना वो लोग को पनिश करते, वो जेल में डाल देंगे, पावर है ना। सी ये सब खेल है ना तो सबको ही बोलना रहता है यार, सिंपल बात है। अभी कल जाके आप बोलोगे नहीं मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, ना बोलो, फिर देखो क्या होता है घर में, ऐसा है ना। वो बोलेंगे, मम्मी डैडी बोलेंगे ठीक है यू डोंट हैव टू स्टे हियर, जाओ घर, आपको जहाँ जाना है चले जाओ, वैसा है ना। इट इज मैटर ऑफ पावर। सो ये लोग, हाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना कि इंडिया दूसरी कंट्री को बेचे और प्रॉफिट चले, और फिर वो दूसरी कंट्री इंग्लैंड को बेच देती। नहीं पर अलाउड ही नहीं। देखो इसके लिए तो वो लोग ने क्या बोला, तो पता चलेगा क्या, सब पता चले। इस तो क्या बोला उन्होंने, शिप का क्यों बोल रहे वो लोग, मेरा ही शिप यूज करना पड़ेगा। उनके अथॉरिटी रहते, पता ऐसा नहीं रहता है भाई, उनके बंदे लोग रहते सब जगह पे। पोर्ट पे जो पोर्ट है वहां पे वो पूरा पोर्ट में ऑफिस रहता है, जो भी शिप जा रहा है उनके कंट्रोल में है, तो सीधा हिसाब है वो बेची जा ही नहीं पाएगा, वो बेची नहीं। हाँ आप स्मगलिंग कर सकते हो, स्मगलिंग का मतलब होता है कि भाई एक छोटी नाव में डाल के लेके गए, वो भी क्या लफड़ा है, पकड़े गए तो मगजमारी, तो वो तो प्रॉब्लम है ना। यू कैनॉट अगेंस्ट योर गवर्नमेंट, सीधा हिसाब वो है। गवर्नमेंट के जो लॉ है उसको आपको या तो गवर्नमेंट वाले लॉ रिलीज करे, ओके, या वो कन्विंस हो जाए आपकी बात से, वो एक बात है। बट यू कैनॉट गो अगेंस्ट देम anywhere, you cannot go against your प्रिंसिपल ने बोला भी तुमको 8 बजे आना है। अभी आप आइदर प्रिंसिपल बोलेगा ठीक है भाई बहुत जल्दी है तो आप एक काम करता हूँ 9 बजे आओ, चलेगा। बट आप ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं मैं तो 8 बजे नहीं आऊंगा, मैं तो 9 ही बजे आऊंगा, तुमको जो करना है करो। तो फिर क्या होगा मैटर, वो आपको रिजाइन देना पड़ेगा, निकाल देंगे स्कूल में से, वैसा। तो पावर के सामने you cannot fight at all, unless and until आपका पूरा बहुत बड़ा you have a union, then you can convince them again, क्योंकि लॉ रहता है, लॉ के अगेंस्ट जाओगे तो आपको वो कोर्ट में जाएगा। अभी देखो इमरान खान है ना, देखा ना अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है, फांसी की सजा हो जाएगी उसको, वो मर जाने वाला है। तो लॉ है, वो लॉ के अगेंस्ट वो जाएगा तो प्रॉब्लम है। लॉ लिखा रहता है, सी लॉ इज व्हाट, लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैनॉट डिसओबे द लॉ। लॉ इज लॉ, आपको बोला है घर में 8 बजे आना है रात को, उसके बाद नहीं आ सकते हो, उसके पहले आना ही पड़ेगा आपको, वो लॉ है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बोले कि टोबैको शुगर कॉटन उनको ही बेचना है, एंड दैट ऑल्सो वही प्राइस में, चलो उनको बेचना वो भी ठीक है, बट वो बोला नहीं मैं जो प्राइस बोलूंगा उस पे, इसका मतलब ऑब्वियसली वो कम प्राइस में मांगेगा ना, थोड़ी मैं ज्यादा में देने वाला हूँ। सिमिलरली तो ये एक रीजन था, रीजन याद रख लेना, कौन से रीजन से ही इवोल्यूशन होने का, मीन वो फ्रीडम के लिए उनका रेस्क्यू हुआ वॉइस। हाँ इतवी सर एप्लीकेशन का मतलब क्या है? आया नहीं ना, अभी आएगा ना, आएगा मैं बताऊंगा बेटा, आने तो दो मेरे को वहां पे टर्न। सिमिलरली द कॉलोनी कुड इंपोर्ट गुड्स ओनली फ्रॉम इंग्लैंड, और इंपोर्ट भी करना है गुड्स, जो रॉ मटेरियल या कुछ भी वो भी इंग्लैंड से ही खरीदना है। सी अल्टीमेटली आप उसके अंडर में हो, वो बोलेगा वो करना है, सीधा ऐसा। या उसको फाइट करो, उसको मार डालो, फिर आपको जो करना है करो, दो में से एक ऑप्शन है। उतना पावर नहीं था, दे हैव अ वेरी गुड वेपन। गुड इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्री वेयर टैक्सेड हेवीली, अगर आप दूसरी कंट्री से ला रहे हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, तो जो कि आपको महंगा पड़ेगा, उससे अच्छा आप इंग्लैंड से ही मंगाओ। Moreover, it was illegal for the colony to set up industry that could compete with British, तो बोला देखो ऐसा भी इंडस्ट्री नहीं डालने का जिससे ब्रिटिशर्स के बिजनेस को आप कॉम्पीट कर पाओ। तो सब जगह पे उन्होंने ऐसा बांध के रख दिया, मीन्स आप हालत खराब है पूरा। द कॉलोनीज रिसेंट सच कॉलोनी ट्रेड पॉलिसी, तो बोला कि यार ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन इतने खतरनाक है तो हम लोग तो कुछ ग्रो कर ही नहीं पा रहे, 2 टाइम का खाना मिलने में तकलीफ हो रहा है इतना मेहनत करने के बाद। सो दे वर वेरी एंग्री। देन व्हाट हैपेंड, द कॉलोनी हैड नो रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये जो कॉलोनी जो थी उसमें से जो बंदा खड़ा रहता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रहता है जहाँ पे डिसीजन लेते बड़े बड़े, वहां पे उनका कोई आदमी नहीं था कि उनकी बात रख पाए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि समझो कल जाके आपको मालूम है ना पीटीए होता है ना, आपका पीटीए रहता है ना स्कूल में, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, उसमें कोई लीडर रहता है, आपका पेरेंट्स के ग्रुप में से 2 लेडीज है, समझो 2 फीमेल है, 2 मदर है, वो लीडर है, तो वो क्या करेगी पूरे पेरेंट्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। और वो जब भी मीटिंग होता है तभी जाके वो शी वाज देयर ओनली टू
आप सब तो नहीं जा सकते, तो 2 रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रहेंगे। नाउ दे आर डिस्कसिंग, टीचर बोल रहे कि ऐसा है, प्रिंसिपल बोल रहा है ये है, तो आपके पेरेंट्स आपके बिहाफ में बोलेंगे कि अरे भाई ये देखो बच्चे लोग को ये जगह पे तकलीफ हो रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू समथिंग फॉर दैट, तो वो अपना पॉइंट रखेंगे। लेकिन अगर मैं पीटीए के मेंबर को अलाउ ही नहीं कर रहा हूँ मीटिंग में, तो आपका प्रॉब्लम उनको पता ही नहीं है और वो सुनने ही नहीं वाले, और उनको मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट इश्यू। अगर आपका बंदा उधर है ही नहीं, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरा रिप्रेजेंटेटिव तो रखो तुम, तो वो बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, मैं हम लोग हमारे हिसाब से मैनेज करेंगे, योर रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। समझा? तो कॉलोनी है नो रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोई है ही नहीं, उनका कुछ सुनने वाला नहीं है, बेसिकली वही बात हो गया। द कॉलोनी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कांस्टेंट डिमांड फॉर मनी, तो हमेशा बार बार पैसा मांग रहे हैं। पहले समझो कोई प्रोडक्ट पे समझो शूज है, उसके ऊपर 500 रुपए का शूज पे 100 रुपया टैक्स है, यू आर पेइंग 600 रुपया। नाउ व्हाट हैपन, उनको खर्चा बढ़ गया, उन्होंने वो किसी के कंट्रीज के साथ ले लिया, बरोबर है, तो बहुत महंगा हो रहा है, उनको आम लेने हैं, गोला बारूद लेना है, उनके सोल्जर को पैसा देना है, तो बहुत खर्चा बढ़ा। बोला नहीं अभी जूते पे 100 रुपया टैक्स नहीं, अभी 250 रुपया टैक्स, 250 टैक्स भरो अभी आप। तो वो बोला ये क्या चीज है भाई, तुम बार बार तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, तुम्हारा खर्चा तुम कम करो ना, हमको क्या करना है उससे। तो ऐसा नहीं था, वो बार बार टैक्स बढ़ा रहे। सो दे आर वेरी अनहैप्पी विथ ऑल दिस स्टफ। So need money to fund war and Europe in Europe and elsewhere, बरोबर, पैसा वॉर के लिए देना था, इसके लिए वो लोग टैक्स बढ़ा रहे हैं। Impose new taxes on the colony in 1765। फिर क्या हुआ, 70 को बरोबर है 70-50 जैसे बोला काव्या ने, मिड ऑफ 18 का मतलब होता है याद रखो 1750, और वो सब करते करते 15 साल हो गया। और देखो इन 1765 क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट पास द स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट बोला, स्टैम्प एक्ट क्या है, आज की तारीख में है इंडिया में, वी हैव अ स्टैम्प एक्ट, मैं बताऊंगा आपको, विच मेड एफेक्शन ऑफ स्टैम्प्स ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट कंपल्सरी। एफेक्शन का मतलब लगाना, ऐसा स्टैम्प लगाते, बरोबर है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर स्टैम्प पेपर, यू नो स्टैम्प पेपर, कैसा रहता है स्टैम्प पेपर बताता हूँ, ऐसा रहता है। सी आई डोंट नो आप लोग ने किसी ने देखा रहेगा कि नहीं, ये रहा देखो, ये 100 रुपया दिख रहा है आपको, हाँ ये स्टैम्प पेपर है बरोबर है, एग्री, तो एग्रीमेंट। सी ये अल्टीमेटली क्या हुआ मालूम है जीमित, ये कुछ नहीं, ये मैं सादे पेपर पे भी कर सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, नहीं 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 तुमको तो एग्रीमेंट बनाना है ना, वो 100 रुपए के पेपर पे ही होना चाहिए। अभी आप सोचो, ये पेपर की वैल्यू है 1 रुपीज, एंड व्हाट अगर आप बाहर परचेज करने जाओगे, ये गवर्नमेंट में ही मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिस में, यू हैव टू पे 100 रुपीज। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, 99 रुपीज गवर्नमेंट को जा रहे हैं, सो वो दे आर अर्निंग आउट ऑफ दैट। तो ये जो स्टैम्प एक्ट है पहले का, वो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। सी इट इज अ वे ऑफ इट इज अ सोर्स ऑफ अर्निंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये पैसा कमाने का तरीका है। तो ये 100 रुपया अमुक अमुक चीज में 100 रुपया है, अमुक अमुक चीज में 500 1000 वैसा रहता है, तो 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर पे आप करोगे ना तो ही वैलिड है, तो ही गवर्नमेंट में जाके आप उसको स्टैम्प मार के देंगे, नहीं तो बोलेगा अरे ये 100 पे क्यों किया तुमने, इस पे तो 1000 का चाहिए। तुम्हारा समझो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट पे आप जा रहे हो, या कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने रहते हैं, बरोबर है, गवर्नमेंट के डील में, या तो समझो मैंने और जिमित ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, बरोबर, मैं उनको बोला जिमित को कि भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा साल, एट द एंड आपको 1 लाख रुपया मुझे देना है 1 साल के बाद, तो कल जाके जिमित मुझे नहीं देगा, तो फिर मैं क्या करूं, फिर मैं तो पढ़ा लिया उसको रिटर्न तो नहीं कर सकता हूँ पढ़ाई को, तो क्या होगा, फिर हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं। ओके, एग्रीमेंट में मैं क्या करूंगा, 500 रुपये का पेपर लिखूंगा, ले लूंगा, उस पर लिखूंगा कि भाई मैं जिमित को 1 साल ये स्टैंडर्ड पढ़ाने वाला हूँ, एंड जिमित इज गोइंग टू पे मी 1 लाख रुपीज इन कैश। फिर वो साइन करेगा जिमित, और मैं भी साइन करूंगा, और मैं गवर्नमेंट में जाऊंगा, भाई देखो ये हम दोनों ने ना ऐसा एग्रीमेंट बनाया। गवर्नमेंट बोला ठीक है, तुमने वो 500 के पेपर में बनाया, और थोड़ा और 200-300 चार्ज लगेगा प्रोसेस का, 1000 रुपया दे दो, फिर स्टैम्प मारा और मुझे पेपर दे दिया, और एक पेपर जिमित के पास। कल जाके जिमित घूम गया, जिमित बोला नहीं नहीं सर हमारा कुछ बात ही नहीं हुआ है, तो मैं उसको दिखाऊंगा, ये भाई देख ये रहा। बोला नहीं नहीं मैं पेपर नहीं मानता हूँ, मैंने तो फाड़ के फेंक दिया। मैं बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास तो है, देन आई विल गो टू द कोर्ट। जो जज है वो बोलेगा भाई जिमित यू हैव साइन हियर यार, ऐसा नहीं चल सकता है, आप अगर ऐसा करोगे यू विल बी बिहाइंड द बार।
आपको जेल में जाना पड़ेगा। आप देखो, या तो सर को ₹1,00,000 दो या तो तुम जेल में जाओ, ऐसा। तो ये लीगलिटी पेपर अगर स्टैम्प पेपर पे नहीं होता और सादे पेपर पे होता तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं, वो हम मानते ही नहीं तुम्हारा ये चीज, तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ है ना, वी डोंट नो, बिकॉज तुमने स्टैम्प पेपर यूज नहीं किया, वैसा। हाँ बोलो सर, पर कोई भी पर्सन फेक साइन नहीं मार सकता है ना? ऐसा नहीं होता है फेक। ये देखो, ये भी एक फंडा है, ये उधर रजिस्टर्ड रहता है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल रहता है, उसके सामने दोनों को साइन करना पड़ता है, बरोबर है। वो अपना स्टैम्प मारेगा कि हाँ भाई जिमित का एक आईडी लगेगा, समझो आधार कार्ड पैन कार्ड, पराग का आधार कार्ड पैन कार्ड, वैसा, और बाद में उसके सामने हम दोनों को साइन करना है, और वो अपना स्टैम्प मारेगा, हाँ भाई मेरे सामने जिमित भी प्रेजेंट था, पराग भी था प्रेजेंट। फिर अगर कुछ केस हुआ, देखो सीधा सीधा निपट गया तो कोई टेंशन नहीं है, केस हुआ तो वो जो बंदा है थर्ड, उसको भी कोर्ट बुलाएगा, कोर्ट बोलेगा, वो जो बंदा है वो बोलेगा, समझो काव्या बोलेगी हाँ सर ये जब भी मेरे सामने ये दोनों का साइन हुआ था, जिमित भी प्रेजेंट था, तो जिमित पे 2 लॉ हो गया लागू। वो एक तो झूठ बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं था, मेरा साइन नहीं है, और दूसरा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये देखो इसमें आपने बोला हुआ है कि आपने कमिट किया है कि आई एम गोइंग टू पे। तो ये सब स्टैम्प पेपर का ये फंडा रहता है। तो ये स्टैम्प एक्ट है। सो ये एफिक्शन का मतलब लगाना, स्टैम्प लगाना, एफिक्शन का मतलब, बरोबर है। तो बोला कंपलसरी, तुमको हर एक डॉक्यूमेंट है ना उसमें तुमको स्टैम्प लगाना ही पड़ेगा। सी इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। द कॉलोनी रिफ्यूज्ड। हाँ अगर जिन्हें चेक चला गया तो आपको आपके पैसे कौन देगा? नहीं देखो, बरोबर बात है तो ये देखो, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया ऑल्सो। देखो क्या हुआ मालूम है, अभी आपने देखा रहेगा वो विजय माल्या करके था, उन्होंने एक मिनट उन्होंने क्या किया मालूम है, ही समवेयर अराउंड कितना करोड़, 10,000 करोड़ और समथिंग एसबीआई का, स्टेट बैंक से लोन लिया, लोन लेके उन्होंने चुकता नहीं किया, वापस नहीं दिया, और कितना अमाउंट है मालूम है, 10,000 करोड़। बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है, और हमारा ही पैसा है वो, यू नो, पब्लिक का पैसा। और ही वेंट टू यूके, अभी वो लंदन में, तो उधर चला गया, तो अभी क्या है, यू कैन नॉट कैच होल्ड, इंडिया उसको जाके पकड़ के नहीं लेके आ सकती, वो लॉ रहता है, यू नो, दूसरी कंट्री से आप किसी भी बंदे को लेके नहीं आ सकते हो विदाउट द कंट्रीज परमिशन। तो अभी वो चला गया, तो अभी वही फंडा है, आपने जो बोला वही है कि देखो आइदर उसके पास 2 ऑप्शन है, अगर वो जेल में गया तो भी मेरा पैसा तो खड़ा ही रहेगा कि भैया तुमको, ऐसा नहीं 2 लॉ लगेगा, एक तो जेल भी जाएगा बिकॉज वो झूठ बोल रहा है, दूसरा उसको पैसा भी देना पड़ेगा। लेकिन इनकेस उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, समझो पैसा ही नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, भाई उसके पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं वो चेक करो, प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी सेल होगा और फिर मुझे मेरा पैसा मिलेगा। सो ये चक्कर इतना बड़ा है ना कि वो एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि मैं बोल दूंगा अरे भाई मुझे नहीं चाहिए पैसा, भाई तू छोड़, जाने दे। गवर्नमेंट का लॉ, अपना जो कोर्ट का लफड़ा है ना, इतना लंबा चौड़ा है, और इट विल टेक 5 years 10 years to recover some amount, you know, even small amount to recover it might take 2 to 3 years। तो वो सब फंड है। हाँ जी मित। सर पर कोई केस में तो ऐसा भी होता है ना कि मतलब वो जो जज है या फिर जिसने साइन सामने किया था उसको वो बंदा खरीद लेता है। देखो एक बात है, बरोबर आपकी बात, झूठ करने का बहुत तरीका है, लेकिन एक लेवल पे सच सामने आता है, बरोबर है। तो ऐसा नहीं होता है, तो फिर कोर्ट भी देखेगी कि भाई मैं इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि भाई उन्होंने बोला था, वो साइन भी किया है, और ये बंदा भी अभी मुकर रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन होता है बहुत सारा चीज में, बरोबर है। इवन आई प्रोड्यूस एविडेंस कि अरे मैं सर देखो, मैं ऐसा बोलूंगा, देखो ये जिमित का रिकॉर्डिंग है, सी देखो ये हम लोग ने होमवर्क किया था ना, उसने मुझे भेजा था, देखो सर ये उन्होंने भेजा था, ये तारीख को उन्होंने मुझे होमवर्क भेजा था, तो वो पागल तो नहीं है, मैं ट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों ऐसे होमवर्क भेज रहा है वो। तो आई विल प्रोड्यूस सो मेनी एविडेंस एंड कोर्ट विल, यू नो, कन्विंस, कोर्ट कन्विंस होगा, फिर बरोबर बैंड बजेगी। बट हाँ, वो एक प्रॉब्लम है कि आपको आपकी चीज प्रूव करने में टाइम लग सकता है, दैट इज देयर। उसके लिए आपके पास उतने एविडेंस होने चाहिए कि आप सच हो वो प्रूव करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं है, कितने लोग अभी भी, मुझे पता है 10 साल जेल हुआ, हाँ 10 साल वो जेल में, बाद में कोर्ट ने बोला नहीं नहीं ये तो इनोसेंट है। आप सोचो वो 10 साल जेल में गया उसका लाइफ का, कितना केस हुआ ऐसा, कितना भी केस हुआ है। सो बहुत केयरफुली रहना पड़ता है आगे, ये सब चीज बहुत खतरनाक है।
अभी सोचो बेचारे बंदे का आधा लाइफ चला गया, अभी 25 साल का रहेगा, 35 साल में वो बाहर आ रहा है और वो कोर्ट बोला नहीं नहीं भाई इसने कुछ क्राइम नहीं किया है, तो भाई 10 साल तुम क्यों अंदर रखा उसको बेचारे को? क्यों केस चलता है ना, उसमें टाइम जाता है, तो ऐसा सब सीन है। एनीवे द कॉलोनीज वेयर क्या था, कहाँ पे थे? हाँ, तो उन्होंने क्या बोला, टैक्स लगा दिया, अलग अलग तरीके से पैसा कमाने का धंधा है और कुछ नहीं। ब्रिटिश पास जैसे आपका स्कूल में भी ऐसा ही है ना, आपने देखा रहेगा। स्कूल क्या है, कंपलसरी हमारे से बुक लो, कंपलसरी हमारे से बैग लेने का, कंपलसरी हमारे से यूनिफॉर्म लेने का। भले मैं बाहर वही कपड़ा वही पैटर्न का यूनिफॉर्म कर रहा हूँ, नहीं वो नहीं करने का। कंपलसरी मेरे उधर से जूते लेने का, जो जूता मैं बाहर 500 में ले सकता हूँ आप 1500 में बेच रहे हो, लेकिन कंपलसरी ले रहा हूँ। क्या हो गया, ये क्या है? क्या यही चीज है ना कंपलसरी। बुक्स मुझे बाहर से लेना है, ठीक है, बुक्स का अभी शायद बहुत, बुक्स का क्या है आपका कंपलसरी वहां से नहीं है ना? हाँ काव्या मामा, हाँ नहीं स्कूल में रहता है। हाँ हाँ, तो आपके उसमें नहीं है फॉर्चुनेटली। यू नो माई डॉटर वॉज स्टडिंग, मैं बोला ना सेंट जॉन यूनिवर्सल। आप सोचो पेरेंट्स ने लिटरली बाहर है ना ऐसा जमावड़ा किया था, ऐसा टोला बना के ऐसा बोला कि नहीं ये क्या है तुम्हारा, ऐसा अपोज किया था, फिर भी वो लोग नहीं माने। क्या था, मैं खुद गया, शूज था अच्छा क्वालिटी का था नो डाउट, बट वो बाहर 500 रुपए में मिल रहा है, लेकिन हमको कंपलसरी उनकी एक शॉप है वहां से लेना है। उसका कॉस्ट क्या है मालूम है, 1800 रुपीज। तो वाई शुड आई पे 1300 एक्स्ट्रा? भाई ये क्या सीन है। बुक भी उधर से ही लेना है। स्वेटर, अच्छा वो स्वेटर था, बोला स्वेटर हमारे उधर से लेना, स्वेटर का कॉस्ट खुद था 1500 रुपए ब्लैक कलर का। वो ऐसा नहीं बोला तुम तुम्हारा स्वेटर पहन के नहीं आ सकते हो, तुमको कंपलसरी हमारा ही स्वेटर पहनना पड़ेगा, वही पैटर्न का वही कलर का। सोचो ये एक्सप्लोइटेशन की लेवल देखो आप। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? यू गॉट इट। सो यही तरीका है, अभी भी फॉलो हो रहा है, बहुत जगह पे ऐसा एक्सप्लोइट होता है, स्पेशली स्कूल में तो बहुत ही करते हैं लोग। पता नहीं आपका स्कूल में नहीं हो रहा है, यू आर लकी इनफ। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट डिड नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉलोनी। मैं ऑलरेडी बोला, इट डिड नॉट हैव द राइट टू लेवी टैक्स आइदर। बोला तुम हमारा बंदा उधर है नहीं तुम्हारे जगह पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो तुम कुछ भी तरीके से हमको क्यों टैक्स मार रहे हो? पहले हमको पूछो कि हम वी आर एबल टू पे, हमारा कैपेसिटी है कि नहीं पे करने का। तो therefore the colonies protested against the act and adopted the slogan। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं स्टैम्प का टैक्स हम नहीं देंगे, हमारे डॉक्यूमेंट में स्टैम्प की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारे हिसाब से करेंगे, तुम तुम्हारा इंटरफियर मत करो। और उन्होंने एक स्लोगन बोला, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मीन्स तुम हमारा बंदा वहां पे जो मीटिंग होती है वहां पे हमको परमिट करो आने के लिए, एंड हम लोग हमारा पॉइंट रेज करेंगे। यू हैव टू लिसन दैट, यू हैव टू एक्ट ऑन दैट। आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, आप आपका मनमानी मत करो प्लीज। तो बोला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, याद रखना ही। अंडर प्रेशर फ्रॉम दिस प्रोटेस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपील द टैक्स। तो ये बहुत पब्लिक आवाज करने लगा, तो क्या हुआ, ओके ओके चलो ठीक है, नहीं टैक्स नहीं डालेंगे। अरे उनके पास बस और तरीका है, ये उसमें नहीं करेंगे तो दूसरे में करेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। बट स्टैम्प एक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया। Then what happened? The British government believed that since the colony existed for the good of the mother country, okay, तो वो लोग क्या बोलते हैं, सीधा हिसाब है, मैंने ढूंढा है, मेरा रूल है उस पे, ठीक है। तो मदर कंट्री का मतलब होता है इंग्लैंड, वो उसकी मदर कंट्री है, बिकॉज उन्होंने ढूंढा है उसको, अमेरिका को। तो बोला कि नहीं, ये इट हैड अ राइट टू टैक्स देम। गवर्नमेंट बोल रही भाई मैं तुझे ढूंढा है तो मेरा राइट बनता है तुम्हारे पे टैक्स डालने के लिए। सो गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन द टी। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, स्टैम्प को साइड में भेजो, अभी टी पे टैक्स नहीं लग रहा है ना, ओके लगाओ टैक्स, चलो। और चाय ऐसी चीज था, कंपलसरी पीने का है, सुबह चाहिए ही चाहिए, लग्जरी गुड है नहीं, बेसिक गुड है। तो बोला नहीं, तुमको टैक्स लेना पड़े, डालना पड़े, देना पड़ेगा टैक्स। गवर्नमेंट डिसीजन टू टैक्स टी वॉज सिवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय द कॉलोनी। बोला नहीं, ये टी पे कैसे टैक्स लगा दिया भाई तू, ये तो रोज सुबह उठ के हमको टी पीना है, कंजप्शन है हमारा। तो इन 1773, तो देखो एक पहले कहाँ पे था हम लोग, 65 में था ये, बरोबर। ये 65 से चालू हुआ था, वापिस ये 70, तो कितना साल लग रहा है, यू नो, ये ओवरनाइट नहीं हो रहा है, 5 साल 10 साल का गैप हो रहा है, इतना बड़ा स्ट्रगल है बेसिकली। इन 73 सेवरल कॉलोनी रिफ्यूज टू, क्या हुआ उन्होंने कि भाई नहीं टैक्स नहीं भरेंगे। तो 73 में क्या हुआ कि वो चाय भेजा उन्होंने, इंग्लैंड ने, मीन्स ये लोगों को खरीदना पड़ रहा है
चाय आया आपके पोर्ट पे इंग्लैंड से, तो उन्होंने क्या किया, रिफ्यूज टू अनलोड। अनलोड का मतलब उतारने के लिए, हमारे जगह पे नीचे बक्से उतारना है आपको, तो वो बोला नहीं हम नहीं उतारेंगे, हमको नहीं चाहिए, टी तुम फेंक दो, हमको नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, बिकॉज आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। एंड डम द क्रेस टू द टी इनटू सी, और उन्होंने पूरा क्रेस फेंक दिया। देखो ये देख रहे हो आप फोटो में, ये देखो डब्बे है, सब बॉक्सिस है। हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ इतवी बोलो। अरे भाई गलती से कर दिया, ओके। तो उन्होंने क्या किया, तो ये जो इंसिडेंट था उसको बोलते बॉस्टन टी पार्टी। तो ये पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉस्टन टी पार्टी। तो सिंपल बात है, आपको लिखना पड़ेगा कि 73 में कॉलोनी ने ये जो टी के ऊपर टैक्स था उसको रिफ्यूज किया, जब भी ये ग्रुप था, ये ग्रुप ऑफ पीपल डिस्गेस्ड एज नेटिव इंडियन रेडेड ब्रिटिश शिप एंड डम्प्ड द क्रेट्स ऑफ टी। तो शिप में से जो भी क्रेट्स आए, जो बक्से आए, उन्होंने दरिया में वापस फेंक दिए, बोला हमको नहीं चाहिए, तुम जाओ वापस। इट हैजंट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बेसिकली ये यहाँ से चालू हुआ कि इसको लाइक अभी वो लोग टोटली ऑपोज है, कुछ भी हम टैक्स जबरदस्ती का नहीं करेंगे, भरेंगे, तुम्हारा मनमानी नहीं कर सकते। द कॉलोनिस्ट वेर इंस्पायर्ड इन द स्ट्रगल बाय राइटिंग ऑफ फिलोसोफर। तो देखो क्या पहले क्या था कि अभी, हाँ जीमित बोलो। सर इस इंसिडेंट का नाम बॉस्टन टी पार्टी क्यों है, मतलब कुछ सिटी थी? बॉस्टन है, बॉस्टन में हुआ ना, देखो ना, ये जो चीज, जो ये जगह है ना, ये जगह का नाम बॉस्टन है। तो बॉस्टन में ये सब हुआ, लाइक बॉस्टन में वो पोर्ट है बेसिकली, तो पोर्ट में आया चाय, तो चाय वहां पे उन्होंने फेंक दिया, तो इसके लिए उसको बोलते हैं हाँ टी पार्टी। ऐसा फेंक दिया उन्होंने, पार्टी किया, लाइक उन्होंने ऐसा टी पार्टी का नाम दे दिया बेसिकली। ऐसा पार्टी मीन्स हम लोग जो सेलिब्रेशन करते हैं वैसा पार्टी नहीं है, ये ऐसा ऑपोज किया वो लोगों ने कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू पे टैक्स, और आप जबरदस्ती करोगे तो ये काम, बिकॉज देखो उनके उसमें क्या था कि एक लीडर रहता है, वो लीडर ही मेन रहता है, लीडर के नीचे 50 लोग काम करने वाले। अभी काम करने वाले देखो एकजुट हो गए और वो अपोज कर रहेंगे ना, तो लीडर कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज वो एकजुट हो गए, अभी उसके पास याद मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वैसा है। सो इन बॉस्टन ये लोग कौन है जो टी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इंग्लैंड वाले यहाँ पे अमेरिका में लेके आ रहे चाय। सर पर इंग्लैंड वाले तो काफी तब तक एडवांस हो गए थे ना, तो फिर इन्होंने तो आदिवासी जैसे कपड़े क्यों पहनते हैं? ओए वो उतना डीप में मुझे नहीं मालूम है भाई, आदिवासी के कपड़े में होंगे अभी वहाँ पे, अमेरिकन नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ वो मुझे नहीं उतना डिटेल आइडिया नहीं है, बट हाँ ठीक है, उतना डीप क्यों जाने का जरूरत क्या है आपको, ठीक है। एनीवे द कॉलोनीज वेर इंस्पायर्ड। देखो क्या हुआ पहले, अभी एट दिस स्टेज व्हाट हैपेंड कि अभी आपको कुछ भी डिटेल आपको शेयर करना है, कि आपको कुछ एक यूनिटी बनाना है, तो आपके पास यू हैव सो मेनी मीडियम, आप अखबार में दे दोगे, व्हाट्सअप करोगे, कॉल करोगे, टीवी में दे दोगे, तो आपको एक यूनिटी बन जाता है कि भाई हम लोग ये तारीख को ये करने वाले, तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले सब लोग एकदम आइडिया अलग अलग जगह पे थे, इंडिविजुअल थे, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट कैसे करोगे, एक साथ में आपके जो विचार है उसको ऊपर कैसे लाओगे। तो ये पहले यही था, राइटर थे। तो ये जो फिलोसोफर राइटर थे उन्होंने कौन सा था, जॉन लॉक, ये नाम याद रखना पड़ेगा शायद, जॉन हैरिंगटन, जॉन मिल्टन, थॉमस पेन। तो ये लोग ने क्या किया, दे रोट दैट ऑल मैन आर इक्वल एंड हैव द सम बेसिक ह्यूमन राइट। तो उन्होंने बोला, सबको बोला कि नहीं भाई ये देखो ये बरोबर नहीं है, हमको फाइट करना पड़ेगा, दे आर डूइंग वेरी रॉन्ग विथ अस। तो उन्होंने बुक्स लिखे सब, और एक वो पब्लिश होता है और हर एक जगह पे बुक स्टॉल में मिलता है, फिर आप जाके पढ़ोगे, अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है, ओके यहाँ पे, तो ओके हम लोग को भी वो फॉलो करना है, ओके हम फॉलो करेंगे, वैसा करके वो रिवॉल्यूशन आता है। ऑल मैन हैव राइट टू अर्न अ लिविंग इन एनी वे दे लाइक। तो बोला तो हमको हमारा जैसे जीना हम जिएंगे, नोबडी कैन हमारे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते अपने कायदे। एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको सामना, पहले ऐसा था ना, आपको पता नहीं है, पहले ऐसा सिचुएशन कर दिया ना कि इसको मालूम ही नहीं अपने राइट्स क्या है, उनको एक ही बात है, हाँ भाई वो हमको रूल कर रहे हैं ना, बस हमको काम करना है, आंख बंद करके वो जो बोलेंगे वो करना है। बाकी सबको इतना साल तक उन्होंने ऐसा किया ना, तो पीपल फॉरगॉट, खुद की आइडेंटिटी भूल गए।
तो इन्होंने उनको जागरूक किया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, आपके खुद के राइट से आपको जो करना है कर सकते हो आप, लाइक दैट। तो सच व्यूज गेव इमेंस स्ट्रेंथ टू द कॉलोनीज। तो उनको जो राइटिंग थी, तो ये 4 लोग की वजह से क्या हुआ, सब एक साथ में इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। ये क्या था, द स्टैच्यू ऑफ जेम्स ओटिस जूनियर हु सेड टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज टायरनी। क्या है टायरनी, क्या मालूम। एनीवे स्टैच्यू का तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ओके, नाउ बिगिनिंग। ये अभी ये बेस था रिवॉल्यूशन का, अभी बिगिनिंग कहाँ से क्या चालू हुआ, बहुत बड़ा चैप्टर है ये तो सारा। इसके बाद तो फ्रांस का भी है ना, फ्रेंच वॉर, ठीक है। पढ़ो, वामा पढ़ोगे। In 1774, the representatives of the 13 colonies assembled in Philadelphia. They appealed to King George III, the British ruler, to end the restrictions on trade and not to impose any further taxes without the consent of the colonies. They long regarded this as a mutiny and sent his troops to suppress it. The colonists now prepared themselves for a fight. On 4th July 1776, the representatives of all the colonies met once again in Philadelphia and adopted the Declaration of Independence, a document drafted by Thomas Jefferson. It stated that we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal and they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. That among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. The Declaration also asserted that the colonies had suffered long under the British rule and that they had every right to end it and form their own government. This assertion marked the beginning of the War of Independence. The colonies were led by George Washington. Many battles were fought during the course of the War Independence. The war ended in 1781 with the colonies emerging victorious. हाँ, तो ये देखो क्या, an artist impression of the committee that drafted the Declaration of Independence, John Adams, Roger Sherman, Thompson, Jefferson, Robert Livingston, and Benjamin Franklin. The original declaration is now exhibited in the Rotunda for Charters of Freedom in Washington DC. तो एक कुछ ड्राफ्ट बनाया था, वो बाद में देखेंगे क्या है। और एक और भी था, women also participated in American War of Independence. Some served as spies and some are nurses in the army raised by the George Washington. Among the women mentioned may be the maid of Mary Ludwig Hayes, who took her wounded husband place at the cannon and fought bravely. ओके, बताते हैं। तो देखो बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ नाउ, इन 1774 इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द। तो क्या हुआ, ये लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि भाई तुम मेरा आदमी, तो तुम्हारे टीम में ये जब भी मीटिंग होता है देन माय रिप्रेजेंटेटिव शुड बी प्रेजेंट। तो जो भी आपका डिस्कस हो रहा है तो हम भी हमारा ओपिनियन दें कि हमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दैट वी विल डिस्कस। तो उन्होंने बोला कि एक उन्होंने क्या था, 13 जो कॉलोनी का एक बंदा, ये फिलाडेल्फिया करके सिटी है, वहाँ पे ये मीटिंग हुआ। दे अपील किंग जॉर्ज III, वहाँ पे जब भी राजा था किंग जॉर्ज III, ब्रिटिश रूलर, टू एंड द रिस्ट्रिक्शन। उन्होंने बोला कि भाई ये तुम्हारा दुनिया भर का रिस्ट्रिक्शन है, भाई शिप तुम्हारा यूज करो, हम तुम्हारे उधर से ही रॉ मटेरियल लाना है, तुम्हारे उधर से सब सामान लाना है, हमको बेचना है तो तुमको ही बेचना है, ये सब नहीं, प्लीज रिमूव ऑल दिस लफड़े। तो बोला कि एंड नॉट टू इम्पोज एनी फर्दर टैक्स। अभी जितने टैक्स है वो इनफ है, डोंट इम्पोज नया हर एक प्रोडक्ट पे बार बार आप तुम्हारे खर्चे के चक्कर में हमारे प्रोडक्ट पे तुम टैक्स मत मारो। विदाउट द कंसेंट ऑफ द कॉलोनी, हमको बिना पूछे यू डोंट इम्पोज एनी टैक्स। द किंग रिगार्डेड दिस एज ए म्यूटिनी का मतलब ग्रुप हो। उनको क्या लगा, वो किंग को लग गया कि ये लोग ने सब इकट्ठा हो गए
पूरा ग्रुप बना के वो हमको ऐसा हमारे सामने हो रहा है, बेसिकली हमारा सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उनको ऐसा रियलाइज हुआ, उन्होंने अपने ट्रूप्स भेजे, उन्होंने अपने सोल्जर भेजे, पूरा पलटन भेजा कि भाई चलो इसको जो जो ऐसा आवाज उठा रहे ना उनको मार डालो, सीधा ऐसा। द कॉलोनिस्ट नाउ प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर ए फाइट, और उनको पता था कॉलोनिस्ट को कि भाई नहीं ये देखो हम लोग जब भी रेस करेंगे ना आवाज, ये ऐसा ही कुछ गड़बड़ करने वाला है, वो हमको मारने के लिए भेजेगा किसी को। तो वो लोग रेडी थे। क्या हुआ 1776 में द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल द कॉलोनी मेट वंस अगेन इन फिलाडेल्फिया। तो ये जो सब जो लीडर थे 13 कॉलोनी के, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह पे वो लोग एकजुट हुए और बोला कि देखो अभी ऐसा होने वाला है, हमने उनको बोला है कि तुम टैक्स का सब क्लियर करो मैटर और ये सब रिस्ट्रिक्शन हटाओ। तो वो क्या करने वाले, वो हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाले, वो श्योर है। तो उन्होंने क्या बोला कि वंस अगेन इन फिलाडेल्फिया एंड एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि हम लोग फ्री है अभी, वी आर नोबडी इज गोइंग टू रूल अस, हम कोई टैक्स नहीं भरेंगे, कुछ नहीं करने वाले, हम हमारे हिसाब से सब ट्रेड करेंगे। अ डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड बाय थॉमस जेफरसन। तो जो थॉमस जेफरसन ने एक कागज पे लिखा जो भी उनका जो व्हाट दे आर गोइंग टू बी डू इट, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट किया। It stated that we hold this truth to be self-evident that, तो उन्होंने बोला कि भाई ये बात सच है कि भाई ये हम लोग खुद that all men are, तो हम लोग खुद ऐसा हम इंडिपेंडेंट है, बेसिकली वी कैन एबल टू लिव अवर लाइफ अवर ओन। शायद आपको ये पूछ सकते हैं उनका जो ड्राफ्ट है ना, तो आपको बायट करना पड़ेगा मे बी। वी होल्ड दिस ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट, क्लियर हो रहा है कि दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, में सब लोग भगवान ने बनाया वो इक्वल है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। दैट दे आर एडोर्ड बाय द देयर क्रिएटर। एडोर्ड, ये देखो एडोर्ड का मतलब होता है पेइंग अ बिग अमाउंट टैक्स, बेसिकली वो बड़ा टैक्स पे कर रहे थे ना वो। द क्रिएटर विद सर्टेन अनलेबल राइट्स। तो बोला ये गलत है, तुम तुम्हारे हिसाब से मनमानी करके जो तुम्हारे हमारा राइट्स को ब्रीच कर रहे हो तुम, मीन्स वी आर नॉट सपोज टू पे यू दैट मच टैक्स। नो डाउट आप गवर्नमेंट चला रहे हो, आपको सिटी के जो एक्सपेंसेस है वो लग रहे हैं, बट ये आप ज्यादा ही कर रहे हो कुछ। दैट अमोंग दीज आर लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और हमारा हमको अच्छी तरह जीने का अधिकार है, लिबर्टी फ्रीडम की हमारी राइट्स है, प्लस हम हैप्पी रह सकते हैं, राइट्स टू हैप्पी, यू हैव टू खुश रह सकते हैं हम लोग। तो तुम्हारे ये सब चक्कर में हम तो पूरा दिन पूरा साल मेहनत करते हैं, वी डोंट हैव एनी एट द एंड 2 टाइम खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरा उन्होंने ड्राफ्ट किया ऐसा। तो उन्होंने बोला है ऊपर कि देखो ये लिखा है नहीं ड्राफ्टेड, वो रखा हुआ है कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में, फर्स्ट जो ड्राफ्ट किया था फ्रीडम के टाइम। Then what happened? The declaration also asserted that the colonies had suffered long under the British rule and that they had every right to end it and form their own government. और उन्होंने बोला कि अभी ये सब तुमने रूल किया, हम मानने नहीं वाले और हम हमारा ही करेंगे, हमारा गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे, हमारा लीडर रहेगा और we will decide who is going to be our leader. This assertion may mark the beginning of the war of independence. फिर वहां से एक लड़ाई चालू हुआ, सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने बोला नाउ वी विल फॉलो दिस, हम फ्री है, अगर कोई भी हमारे पास हमारा कुछ करने आएंगे तो हम उससे फाइट करेंगे। अभी तक उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। द कॉलोनीज वेर लीड बाय जॉर्ज वॉशिंगटन। तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन है, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएस, अमेरिका के। देखो शायद वही है, जॉर्ज वॉशिंगटन है ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। नहीं अब्राहम लिंकन है कि जॉर्ज है, नहीं जॉर्ज वॉशिंगटन है, उनके बाद थे, देखो आया ना 1789 में, ठीक है। तो देखो यही वाला यही बंदा लिखा है ना, द कॉलोनीज वेर लीड बाय द जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने ये पूरा लीड किया, बोला हम लोग फाइट करेंगे, ही इज अ लीडर, वो फॉलो करते थे, उसको सब फॉलो कर रहे थे, ब्रेव पर्सन। Many battle were fought during the course of the war. तो देखो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। कभी ये लोग ने डिसाइड किया था 76 और 81, तो 5 साल उनका बेसिकली वॉर चला बहुत अलग अलग जगह पे। वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, द वॉर एंडेड इन 1781। 5 साल के बाद खत्म हो गई लड़ाई। हुआ क्या, जीत गए कॉलोनी वाले, ब्रिटिशर्स हार गए। तो ऐसा हुआ है। नाउ ब्रिटिश बर्थ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नाउ
कौन है, इसको पढ़ना है। हाँ काव्या पढ़ो, जीनांगे काव्या, काव्या पढ़ो। In 1783, the British government and the colonies signed the Treaty of Paris. The British recognized the independence of the 13 colonies. The colonies then came together to form the United States of America, the USA. A constitution was drafted which declared the US a republic. An important part of this constitution is the Bill of Rights. It guarantees American citizens the right to freedom of speech, religion, and justice. हाँ रुको, ये थोड़ा अधिक में रुको, इसके बाद आप भी पढ़ लेना, इतना बोल लेता। देखो रिपब्लिक का मतलब क्या आगे है, आपके पीछे नीचे भी दिया है, अ कंट्री दैट हैज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड लीडर। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम हमारा लीडर डिसाइड करे, उसको बोलते हैं रिपब्लिक, वो कंट्री को बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। तो बर्थ ऑफ यूएसए कैसे पैदा हुआ, तो ये आप पूछ सकते हैं क्या हुआ इन 1783। देखो 81 तक झगड़ा किया, मारा मारी हुआ, जीत गए 81 में। 81 के बाद क्या हुआ, 1-2 साल उनको लगा फॉर्मेशन के लिए, कौन लीडर है एंड ऑल वो सब करने के लिए। 83 में क्या बोला, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कॉलोनी साइन द ट्रीटी ऑफ द पेरिस। तो नाउ व्हाट हैपन, ब्रिटिशर्स बोला ठीक है भाई तुम जीत गया, अभी उन्होंने एक ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट, बरोबर एग्रीमेंट होता है वो, उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस बोलते हैं उसको, मे बी वो पेरिस में उन्होंने किया होगा, इसके लिए ट्रीटी ऑफ पेरिस। द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज, तो ब्रिटिशर्स ने बोला ओके तुम्हारा जो 13 कॉलोनी है ना उसको अभी हम यूएसए नाम देंगे, और कुछ भी डील होगा 13 कंट्री के 13 कॉलोनी के साथ तो उसका एक सिंगल पैरामीटर एक नाम होगा, दैट इज कॉल्ड द यूएसए, जो अभी आज की तारीख में है। अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, मींस एक ड्राफ्ट किया कागज में, क्या लिखा उसमें, विच डिक्लेयर द यूएसए इज रिपब्लिक, और ब्रिटिशर्स ने माना कि भाई ठीक है नाउ आपको जो करना है करो, अभी हम आपको बोल देते कि हाँ भाई तुम तुम्हारे हिसाब से लीडर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सीधी तरीके से उन्होंने पहले बोला था, ब्रिटिशर्स ने नहीं माना, 5 साल लड़ाई किया, फिर उनको मानना पड़ा हारने के बाद। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिल ऑफ राइट्स। ओके, तो एक इसमें पार्ट था उसको बोलते बिल ऑफ राइट्स। इट गारंटी, क्या बोलता है वो, इट गारंटी अमेरिकन सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो क्या बोलेंगे, राइट टू फ्रीडम। अल्टीमेटली आप इंडिया का भी देखोगे ना तो यहाँ से ही कॉपी हुआ है, ये सब आप देखोगे तो पहले का ये लोग का जो ड्राफ्ट है लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन वो वी हैव एडोप्टेड बेसिकली, और मे भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया रहेगा बट मोर और लेस वहां से हमने लिया है। तो अमेरिकन सिटीजन को क्या बोला, भाई तुमको कुछ भी बोल सकते हो, यूके कुछ भी बोल सकते हो, मीन्स किसको गाली नहीं देने का, बट तुम तुम्हारा वॉइस रेस कर सकते हो। ओके, आपको कुछ पेपर में देना है अच्छी बात आप दे सकते हो, आपको कोई रूल ऐसा रोकेगा नहीं और तुमको कुछ जेल में नहीं डालेगा। पहले क्या था कि अगर आपने किसी के खिलाफ कुछ लिखा, अरे ये मेरे पे अत्याचार कर रहा है, आपको लेके सीधा जेल में डाल देंगे। बोला ऐसा क्यों, अरे तू ऐसा मेरे सामने क्यों बोल रहा है भाई, ऐसा था पहले, अभी नहीं ऐसा। रिलीजन, ओके, आपको जो रिलीजन फॉलो करना है करो। एंड जस्टिस, तुमको न्याय मिलेगा, तुम्हारा अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप कोर्ट में आओ, तुमको जो भी फैक्ट चीज है वो न्याय मिलेगा, दैट इज जस्टिस। तो आपको 3 चीजें याद रखना पड़ेगा। बिल ऑफ राइट्स क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड जस्टिस, ठीक है, ये ठीक है, इसका कुछ करना नहीं। ओके, नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये अमेरिका का रिवॉल्यूशन खत्म हुआ। हाँ जी प्लीज। The French Revolution of 1789 was one of the most important events in the history of Europe. It was a period of radical political and social transformation. Let us look at the causes that led people to raise the banner of revolt in France. Causes. There were many causes that led to the French Revolution. Political. France was ruled by Louis XVI. He believed that he was the God's representative on earth and therefore was not answerable to the people. He and his wife Marie Antoinette ruled like autocrats and chose to ignore the sufferings of the people. This made the king and the queen very unpopular among the people. The administrative machinery under Louis XVI had become extremely corrupt. The nobles and the officials tortured people for taxes and arrested and confined many people without trial. Those who were arrested and confined were sent to the state prison at Bastille. Bastille thus became a symbol of state operation. हाँ, social. The then French society was feudal in nature. It was divided into 3 classes of estates.
The first state consisted of clergy, church officials. The second state consisted of the nobility. The third state which consisted of the peasants, workers, and the बॉर्जियोइस, क्या नाम है, बॉर्जियोइस, हाँ bourgeois, हाँ merchants, traders, doctors, teachers, lawyers, and so on, consisted about 95% of the total population. The bourgeois or the middle class, despite paying tax, had no social standing. They were unhappy with the way they were treated by the people of the first and the second state, while the first and the second state enjoyed all the political and the social rights. The third state was deprived of all rights and privileges. Thus, there was widespread division. ओके, इकोनॉमिक भी कर लो ना, एक मिनट कितना है, ओके नहीं रहने दो फिर, ये तो और दो है बाद में देखेंगे. सो नाउ अब हाँ करो, चलो वाह. फ्रेंच रिवॉल्यूशन कभी चालू हुआ, देखो ये सब में है ना, मुझे नहीं पता बट बहुत सारे साल है, शायद आपको चाहिए तो एक सेपरेटली लिख सकते हो, कभी स्टार्ट हुआ वॉर, कभी हुआ, कभी एंड हुआ वो अमेरिका का आपने देखा 81 में, फिर 83 में सिलेक्शन हुआ, लाइक दैट. वो आप ध्यान रखना. तो देखो एक मिनट ना, सॉरी, तो देखो क्या हुआ यहाँ पे 81 में, 1781 में वॉर एंड हुआ, और 83 में ये लोग ने लाइक यू नो बेसिकली दे आर फ्री, और उन्होंने एक अपना खुद का बिजनेस, अपना कंट्री चालू कर दिया, मीन्स रूलिंग चालू कर दिया 83 में. सो अभी कहाँ पे आया, फ्रांस में क्या आ गया 89 में. तो आप देखो कौन लिंक देखो, आफ्टर 6 इयर्स में यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन आना चालू हो गया. मीन्स उन्होंने देखा रहेगा कि अमेरिका फ्री हो गया है, ओके नाउ लाइक यू नो अभी हमको भी वी कैन ऑल्सो बी अ फ्री, यू नो हमको ये सब रूल कर रहे जबरदस्ती का, वो बरोबर नहीं है. ओके नाउ यू कैन एक्सप्लेन. हाँ सर जो ये बोल रहे कि जो फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन था वो 1789 से स्टार्ट हुआ, और वो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप में. फिर उसमें जो पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स जो थे ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, मतलब रेवोल्यूशन आया. तो अभी उसके जो कॉजेस थे ना, क्या डिफरेंस हुआ और क्या उसका फर्क पड़ा उसमें, वो अभी आएंगे. नहीं, कॉजेस का मतलब, एक सेकंड, कॉजेस का मतलब क्यों हुआ, कारण. बेसिकली देखो अभी तक क्या हुआ था कि सब लोग किसी के ब्रिटिशर्स के अंडर या किसके भी अंडर में वो लोग काम कर रहे थे, एक्सप्लॉइट हो रहे थे. बेसिकली काम करना और एक्सप्लॉइट होना में फर्क है. तो बेसिकली वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे. तो अभी ग्रेजुअली क्या हुआ कि क्यों ऐसा, अभी बहुत हो गया भाई, अभी इनफ है, अभी हम वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो यू. तो वो सैचुरेशन क्यों हुआ, किस वजह से वो हुआ, तो कॉजेज है, कारण. टुमारो दे विल आस्क व्हाट इज द पॉलिटिकल कॉजेज फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द इकोनॉमिक, यू नो इकोनॉमिक है ना, सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है क्या, आई डोंट नो, नहीं है, सोशल है, हाँ खाली दो ही है, हाँ इकोनॉमिक है ना, ये रहा. तो इकोनॉमिक है, सोशल है एंड पॉलिटिकल है. तो ये तीनों लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि क्यों पॉलिटिकल रीजन से क्यों इवोल्यूशन आया, क्यों फाइनेंशियली इवोल्यूशन आया, क्यों वो लोग को बहुत सरप्राइज किया, उनको बहुत पैसा है था ही नहीं उनके हाथ में, सब पैसा जो कमाते थे गवर्नमेंट ले लेता था. तो इसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुआ. तो आपको हर एक कॉज का आना चाहिए, वो लोग पूछ सकते हैं वो लोग. चलो ठीक है, पॉलिटिकल रीजन क्या था. हाँ सर, तो सर बोल रहे थे कि वो जो फ्रांस का उसमें ना एक यूज करते हो, तो लीडर करते वो यूज करता था उधर. तो वो है ना उसको मतलब गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब गॉड के बराबर वो समझता था कि वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है. तो इसलिए वो पीपल की वो कैसा था कि उसकी जो वाइफ थी ना, वो जो है ना ऐसे करते थे वो फुल पावर से उनके ऊपर कोई है ही नहीं, वो सब सच वैसा. और जो भी पीपल के सभी प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं ना, वो लोग उनको इग्नोर करते हैं, मतलब खुद की जिंदगी. बरोबर है, करे खुद ही एकदम लेविश लाइफ जीने का, अपने अंडर में जो लोग है उनका कुछ परवाह नहीं करने का. बरोबर है. फिर जो ये किंग और क्वीन थे ये सब ऐसा करते थे ना, इसलिए वो लोग बहुत अनपॉपुलर थे, मतलब पीपल को वो अच्छे पसंद नहीं आते थे. हाँ. फिर जो इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव का मशीनरी जो दिया था ना लुई 16 ने, मतलब जो कॉइन वो सब, तो वो भी बहुत करप्ट था, मतलब वो चूहे बनाते थे और वैसा वैसा. जो नोबल्स और जो ऑफिसर्स थे ना, वो भी जो पीपल को टॉर्चर करते थे टैक्सेस के लिए, उनको मारते थे, फिर उनको अरेस्ट कर लेते थे. और फिर कभी तो अरेस्ट करते तो कोई ऑर्डर होते तो ये अरेस्ट कर सकते ना, तो कभी ऑर्डर्स भी नहीं होते ना, तो ये अरेस्ट कर लेते, जेल में डाल देंगे. बरोबर है. हाँ.
सबको अरेस्ट करते थे ना उनको, तब वो ना एक स्टेट प्रिजन बेस्टाइल में था, तो उनको बेस्टाइल में लेके जाते थे वो स्टेट प्रिजन में। तो जो बेस्टाइल था ना वो ऐसा सिंबल बन गया स्टेट के जो अत्याचार और वो सब। बराबर है, ऑपरेशन बराबर। तो बेस्टाइल में मतलब बेस्टाइल ऐसा जगह था कि जिसके ऊपर सबको उधर लेके जाएंगे और उधर मारेंगे उनको, हंटर मारेंगे, कितना भी कुछ भी वो लोग के ऊपर जो करना है वो करेंगे। बट एक जगह पे उनको लेके आते थे जो टैक्स नहीं भर रहा है, जो उनकी बात नहीं मान रहा है। बेसिकली पैसे का मतलब था, उनको पैसा चाहिए था, पैसा नहीं दिया आपने तो उनको आप उसको नीचे आपको यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, आपको दबाएंगे। ओके, देन सोशल में क्या इशू था? अरे ये क्या था, देखो फ्यूडल वाला हमने आगे देखा ना, वो लैंड फ्यूडलिज्म लास्ट टाइम देखा हमने कि उसमें क्या था कि वो एक रूलर है, समझो मैं हूँ, अभी मेरे नीचे 10 लोग हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उनको लैंड दे दूंगा, ठीक है, लैंड दूंगा, बोले चलो ठीक है ये लैंड है, तुम इसके ऊपर फार्मिंग करो। तो वो क्या करेगा, फार्मिंग से जो भी प्रोडक्शन करेगा वो मैं ले लूंगा, ठीक है, मैं कमाऊंगा, मैं उसमें से कुछ दूंगा, ऑब्वियसली उनको खाना है, नहीं तो वो काम कैसे करेंगे, उनको दूंगा। फिर कल जाके मेरा समझो मेरे सामने कोई वॉर हो रहा है, यू नो आई एम फाइटिंग विद सम अदर कंट्री और स्टेट, तो वो जो लोग काम कर रहे थे उनको मैं बोलूंगा भाई चल चल फटाफट तू ये वेपन ले, हमको उधर लड़ाई करने जाना है। तो वैसा सब सिस्टम था फ्यूडलिज्म बेसिकली, राजाशाही, नौकर है, नौकर और एकदम स्लेव टाइप, स्लेव समझते थे उसको, बरोबर है। तो जो फ्यूडलिज्म था वो क्या उसकी वजह से क्या हो, देखो देन फ्रेंच सोसाइटी वाज फ्यूडल इन नेचर। तो फ्रेंच में यही चल रहा था पहले, ये सिस्टम था ऑटोमेटिक, जो रूलर है वो रूलर ही रहेगा, बड़ा बड़ा होता जाएगा, नीचे वो स्लेव के रहेंगे, उसके बच्चे वापस स्लेव बनेंगे, लाइक दैट। तो इट वाज डिवाइडेड इन 3 क्लास। तो बेसिकली क्या होता था कि 3 क्लास में, जैसे अभी भी है वो सेम क्लास यहाँ पे भी है, आप देखोगे तो अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, इवन टुडे इट इज देयर, इतना साल के बाद देखो ना, 17 समझो 1700 क्या है वो, 1700 क्या था, 89। तो कितना साल हो गया, अभी 2000 कितना है, 2023 है, कितना साल हो गया, 200-300 साल हो गया कि ज्यादा हुआ? सोचो, अभी भी वही है, एक्चुअली गलत ही है, वो सिस्टम रॉन्ग है। रसिया में वैसा नहीं है, रसिया में अलग फंड है। हाँ, ये 1789 2023 कोई कुछ पूछ रहा है क्या? 200 बोले ना, 200-250 234 ईयर्स के बाद भी वी आर ऑल्सो मीन इन सेम कंडीशन। इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ, रसिया में ऐसा नहीं है, रसिया का अलग मैटर बाद में बताऊंगा। हाँ, तो क्या हुआ, इसमें 3 क्लास थे। फर्स्ट क्लास था वो क्या था, चर्च ऑफिशियल, चर्च ऑफिस प्रीस्ट, जैसे पहले भी था, पहले जो ब्राह्मण लोग थे एकदम पावरफुल, वो बोलेंगे वही होना चाहिए, और बहुत पैसा कमाया, बहुत उन्होंने अत्याचार भी किया। वो जो होता है ना, वो जो परछाई भी नहीं होना चाहिए, जो आपके उधर घर पे काम करने आ रहे हैं ना, उसका शैडो है ना, वो आपके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको मारेंगे। इतना गंदा हालत, मीन्स तुम बहुत गंदे हो, तुमको इधर आना ही नहीं है, सब उसको गाँव के बाहर रहने का रहता है। इतना अत्याचार किया था ब्राह्मण लोग ने पहले। दो आई एम ब्राह्मण, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बट वो था। अभी क्या हो गया, अल्टीमेटली गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तो वैसा था पहले। तो ये फर्स्ट एस्टेट क्या था, टॉपर, एकदम टॉप क्लास। जो कौन थे, ब्रिटिश के जो चर्च में जो मेन थे पादरी, वो रहते हैं ना, पॉप एंड ऑल, तो वो लोग थे, वो फर्स्ट क्लास हो गया। सेकंड क्लास कौन सा था, कि जो आपकी जो सभा हो रही है उसके अंदर आजू बाजू जो नोबेल है, आपके जो आपके अनुयायी है, आपके साथ जो सपोर्ट में काम करते हैं, सेकंड क्लास, उनको भी सब फैसिलिटी दुनिया भर की। बच गया मरने वाला क्लास, थर्ड क्लास, थर्ड एस्टेट। वो कौन थे, मिडिल क्लास। तो कौन थे, आपको पूछेंगे थर्ड एस्टेट में कौन कौन कैटेगरी है, तो मर्चेंट, जो आपका ग्रोसरी ये सब सामान बेचते, ट्रेडर, डॉक्टर ही सिर्फ, हाँ, टीचर, लॉयर, ये सब अच्छे लोग थे, बेसिकली एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या था, थर्ड एस्टेट पे रखा। अल्टीमेटली दे आर पेइंग द टैक्सेस। जब जो जितना टैक्स है वो इनसे ही वसूल करना है, और आप खुद एंजॉय करो भाई, आपको कुछ टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आप कितना भी कमाओ, जो नीचे वाला कमा रहा है ना, उसमें से पैसा कमाओ आप, बस। आप खुद अपना बड़ा बड़ा करो, और लैंड परचेज करो, और आपके नीचे स्लेव रखो। हाँ, कोई पूछ रहा कुछ? हाँ, कब है? मिडिल क्लास, ये देखो लिखा भी है यहाँ पे, वो उसका नाम दिया था वो टाइप पे, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो ये बॉर्जियस और द मिडिल क्लास, सी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यू कैन, तो ये सब जो थोड़े से था वो
क्लास हुआ। हाँ हाँ, थर्ड एस्टेट बेसिकली मिडिल क्लास हुआ। यू कैन, तो बेसिकली एस्टेट 3 है, लेकिन क्लास के हिसाब से बोलेंगे तो 2 ही क्लास हुआ ना, एक टॉप क्लास और मिडिल क्लास। लोअर क्लास क्लास है ही नहीं शायद, नहीं है। हाँ ओके ओके, देन क्या था? हाँ अभी आप बोल सकते हो, द बॉर्जियस और द मिडिल क्लास डिस्पाइट पेइंग टैक्स। हाँ सर, तो ये जो बहुत है ना, जो मिडिल क्लास थे, मतलब वो सिर्फ टैक्सेस पे कर रहे थे, उनका कोई स्टैंड नहीं था, मतलब कोई भी उनका जैसा कुछ था नहीं जिसको टैक्सेस करने के लिए। तो ये बहुत वो लोग को खुश नहीं थे ये लोग, तो ये लोग बहुत करते थे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट वाले सप्रेस कर रहे थे। फिर जो फर्स्ट और जो सेकेंड एस्टेट वाले थे ना, वो सारे राइट्स एंजॉय कर सकते थे, जो भी था ना वो सब एंजॉय कर सकते थे, लेकिन थर्ड एस्टेट को है ना और सिर्फ थोड़े ही राइट्स मिले। सो बेसिकली इनइक्वालिटी हो गया ना, इनबैलेंस हो गया भाई। ऐसा हो गया, राइट्स का मतलब काव्या को जो बोलना है वो बोलेगी, लेकिन वही चीज मैं बोलूंगा तो रॉन्ग है, तो फिर तुमको जेल में डालेंगे, वैसा हो गया ये, तो बरोबर है। तो ये इनइक्वालिटी हो गया। आपको मंदिर में जाना है तो आप जाओ, लेकिन मैं मंदिर में गया तो मुझे पकड़ के बाहर फेंक देंगे, बोला नहीं तुम यू आर नॉट अलाउड। वैसा मैं चर्च में गया तो मुझे अलाउड है, काव्या चर्च में गई तो अलाउड है, मैं नहीं जा सकता बिकॉज मैं तो थर्ड एस्टेट में हूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं मर्चेंट हूँ, आई कैन नॉट गो। ऐसा सब था, इम्बैलेंस, यू नो, इनइक्वालिटी। तो वो तो, और प्लस आप देखो कितना बड़ा, कितनी बड़ी यू नो ये है, कितने बड़े ज्यादा लोग हैं, 95% लोग हैं ये थर्ड एस्टेट में, फिर भी उनको आप सोचो क्यों ऐसा हो रहा है। आप खुद सोचो ना, इतना बड़ा कम्युनिटी होने के बावजूद कोई आपको रूल कर रहा है, मीन्स 5% पीपल आर रूलिंग द 95%। गलत है, एक्चुअली उल्टा होना चाहिए ना, 95% पीपल शुड रूल द 5% पीपल। लेकिन क्या है, लैक ऑफ यूनिटी। आपका यू नो आपका एक 5 बरोबर नहीं है, वो 5% लोग हैं, उनका पाथ सेम है, उनका पाथ वो है, हमको इसको सबको मारना है, हम इसको टैक्स इम्पोज करेंगे, हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उनका एक लेवल पाथ सेम है। और ये 95% लोग क्या है, अरे ठीक है अभी चलेगा, जाने दो ना, वो टैक्स है, मुझे यूनिटी नहीं है, मेरे पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, ओके देन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भाई मर रहा है तो ओके, मुझे कोई इश्यू नहीं। तो ये गड़बड़ थी। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने हमेशा, या जो भी है जो रूलर करते हैं वो हमेशा फायदे में रहते हैं। वो है ना अमेरिका का ही है ना रूल, वो ब्रेक वाला कौन सा रूल है, इंडिया पे वही यूज किया ना, ब्रेक करो, आपका यूनिटी ब्रेक करो एंड रूल करो, ऐसा कुछ एक रूल का नाम है, वो पता नहीं, मैं भूल गया। ओके नाउ इकोनॉमिक, और कोई पढ़ो, चलो कौन है, हितवी नहीं है, फैनिका, जीनांग 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 के बहुत दिन से आवाज नहीं सुना। हेलो। हाँ हाँ सर। इकोनॉमिक। The luxurious lifestyles of the rulers, nobility and the clergy, and the frequent wars that France got involved in had Emptied the state treasury. emptied the state treasury. People belonging to the first and the second estate, despite being very rich, were Exempt exempt for paying taxes. The entire burden of taxation fell on the third estate. Among the third estate, the worst hit was the peasants and workers. They had to pay many taxes such as tax on land, salt, items of daily use and so on. Very often they were forced to work without payment, for example in case of constructing roads. Intellectual. Intellectual philosophers such as Voltaire. हाँ. Voltaire, Rousseau, and Diderot inspired people to rise against all forms of inequality, injustice, and corruption. They urged the real power rested with the people, and therefore a king should rule according to the will of the people. In case the king failed to do so, people had the right to remove him.
हाँ, इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ इतना पढ़ लो। हाँ Influence of American War of Independence. France had supported the colonists in the American War of Independence. As a result, many French soldiers had participated in the war. When these soldiers returned to France, they brought with them the revolutionary ideas of democracy and नेशनलिज्म। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो कौन कोई समझा सकता है क्या? इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। फेनिका, अथर्वा, एनीबॉडी? भामा गई? भामा का मैसेज होगा फिर। नहीं है भामा, कहाँ चली गई पता नहीं। ओके क्रिस्टी, कैन यू एबल टू ब्रीफ? दियाज तो आया नहीं, वो कल भी नहीं था, वो इज नॉट देयर एक्चुअली इन मलाड में नहीं है, वो अपने दादा के घर पे कुछ तो है वो। बट एनीवे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, लेट्स सी रिकॉर्ड से। हाँ सर वो बाहर है, वो क्रिकेट में नहीं है। हाँ क्रिकेट में नहीं आया, मुझे पता है, घाटकों पर है वो। ओके क्रिस्टी, कैन यू एबल टू ब्रीफ? हाँ सर, एक मिनट। हाँ जी। इतना कर लेते, चलो देन वी कैन एबल टू एंड द क्लास। हाँ हाँ सर, तो अभी वहाँ पे मतलब जो रूल हो रहा है तो एकदम लग्जरियस है, मतलब एकदम अच्छे से वहाँ पे सब रूल हो रहा था। हाँ And nobility and clergy, the frequent wants that नहीं, ऐसा नहीं, एक सेकंड ना, सॉरी। तो देखो, द लग्जरियस लाइफस्टाइल ऑफ रूलर्स, रूल नहीं हो रहा है, बट ऐसा है कि जो रूलर है, जो मेन फर्स्ट एस्टेट और सेकंड जो चर्च के जो बंदे हैं, चर्च में जो आप पता नहीं आप कोई चर्च गया कि नहीं, मैं तो गया हूँ एक दो बार, तो उसमें जो वो लोग के रहते हैं ना, वो ऐसा व्हाइट कलर का पहने रहते हैं वो लोग, प्लस उनके साथ में जो काम करने वाले वो लोग का। हाँ नन हाँ नन, वो लेडी लोग रहते हैं, नन बोलते हैं, बरोबर है। सर वो बाबा ना जो फादर बोलते, पॉप बोलते, फादर बोलते हैं, बरोबर है। तो उनका लाइफस्टाइल एकदम खतरनाक है, मींस एकदम टॉप, एकदम लेविशली रहने का, घूमने का, फिरने का, पैसा खर्चा करने का, जो मन में आए करो, बिकॉज खुद का पैसा है नहीं, टैक्स से वसूल कर रहे, और वैसा करके उनका लाइफस्टाइल बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा है। एंड द फ्रीक्वेंट वॉर, देख तो इतना खर्चा कर रहे हो वो लोग लाइफस्टाइल के पीछे, गाड़ियां लिया आपने, अच्छा अच्छा बंगले बनाए आपने, तो पैसा खर्चा कर रहे हो, एक खर्चा उधर हो रहा है, दूसरा खर्चा कहाँ पे हो रहा है? फ्रीक्वेंट वॉर्स दैट फ्रांस गॉट इन्वॉल्व इन हैड एम्प्टीड द स्टेट ट्रेजरी। तो बार बार झगड़ा, मारामारी हो रहा है, वॉर हो रहा है, तो उसमें सोल्जर मर रहे हैं, उसके फैमिली को पैसा दो, वेपन का पैसा दो, तो उनका पैसा खत्म हो रहा है, उनके तिजोरी में पैसा ही नहीं है, वैसा बोल रहे हैं वो लोग। हाँ, तो ये इकोनॉमिक रीजन है। ये बोला इकोनॉमिक रीजन में अगर आपको पूछेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का व्हाट इज द कॉज, रीजन क्या है, इकोनॉमिक रीजन क्या है, तो भाई एक तो वो है कि उनका तिजोरी खाली हो गया था, तो तिजोरी खाली होने से फिर उन्होंने क्या किया कि भाई मुझे और पैसा चाहिए और टैक्स डालो, वैसा हुआ, तो वन बाय वन कॉन्सिक्वेंसेस होने लगे। ओके देन, ओके क्रिस्टी प्लीज गो अहेड। बाद में जब भी जो मतलब जो लोग थे ना फर्स्ट और सेकंड स्टेट में, हाँ। वो लोग रिच हो गए और उन लोगों को टैक्सेस भी नहीं भरना, बरोबर, करेक्ट करेक्ट। तो फिर वो सारा टैक्सेस का बर्डन थर्ड स्टेट पे चला गया। करेक्ट। फिर among the third state, the worst hit were the peasants and workers. हाँ मतलब बाद में जो वो थर्ड स्टेट में से थे ना, वो पीजेंट्स, हाँ फार्मर बेसिकली एंड वर्कर, उनके ऊपर ज्यादा बर्डन है। टीचर लॉयर भी है, बट ये एक अमोंग ऑल दिस स्टफ पीजेंट एंड वर्कर की तो बरोबर बैंड बज गई। हाँ और बाद में वो लोगों को टैक्सेस भी इतना सारा भरना पड़ता था सब लैंड में, बाद में आइटम्स पे, उसमें डेली में उनका सारा खर्चा निकल जाता था। नहीं ऐसा नहीं है, तो वो लोग क्या बोल रहे, दे हैड टू पे मैनी टैक्सेस सच एज टैक्स ऑन लैंड। तो ये लोग देखो, ये दो कैटेगरी को टारगेट कैसे कर रहे हैं कि जो लैंड है, जो फार्मर है, उसको लैंड के ऊपर टैक्स भरना है, सॉल्ट के भी ऊपर टैक्स भर रहे हो। सॉल्ट तो एकदम बेसिक आइटम है, उस पर यू आर नॉट सपोज टू चार्ज, गवर्नमेंट चार्ज नहीं करना चाहिए, आइटम ऑफ डेली यूज। तो आप रोज का रोज जो लाइक यू नो योर टी, योर शुगर, योर व्हीट, योर राइस, इसके ऊपर भी वो टैक्स लगा रहे हैं। चलो आप
लग्जरियस आइटम पे टैक्स लगाओ, आप कपड़े पे टैक्स लगाओ, आप शूज पे टैक्स लगाओ, बट रोज के जो खाने पीने के आइटम पे यू शुड नॉट टैक्स। वेरी ऑफन दे वर फोर्स्ड टू वर्क विदाउट, और उनको पेमेंट पैसा दिए बिना भी काम करने को बोलते थे। जैसे रोड बनाना है तो बोला तुम रोड बनाना है, गवर्नमेंट का काम है, तुमको काम करना पड़ेगा, हम पैसा भी नहीं देंगे लेकिन काम भी करना पड़ेगा, आप ना बोलोगे तो जेल में डाल देंगे, आपको मारेंगे। ओके देन इंटेलेक्चुअल, हाँ फिलोसोफर्स सच एज, ओके नाउ कैरी ऑन। सर मैं कर लूं? हाँ बोल दो ना, एक पैरा तो बचा यार। हाँ सर। Intellectual philosophers such as Voltaire, Fernand. हाँ बरोबर बोल रहे हो आप, बरोबर है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का टेंशन मत लो। Voltaire. हाँ राउसियू क्या है पता नहीं, एंड Rousseau and Diderot. हाँ Inspire the people to raise against all the inequality and injustice and corruption. मतलब वो जो philosopher थे ना, हाँ। उन्होंने बोला अब ये सब injustice और Inequality। inequality में अब इतना सारा मतलब वो नहीं करना है। बरोबर, वी शुड नॉट सपोर्ट देयर, हमको आवाज उठाना है हमारा। हाँ, पर में they preach that real power Vested resides with people, हाँ the people and therefore king should rule according to the will and the people हाँ of the people। मतलब बाद में उन लोगों ने बोला कि रियल पावर तो उसमें जो मतलब किंग को उसका अपने हिसाब से रूल करना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सुनो क्या बोल रहे, दे प्रीच दैट रियल पावर रेस्टेड विद द पीपल। उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम लोग में पावर है, यू पीपल आर द पावर, ठीक है, आपको जो रूल कर रहे हैं उसके पास कुछ पावर नहीं है अंटिल आप उसको ओबे करो, बरोबर, आप उसको ओबे नहीं करोगे तो उसके पास जीरो पावर है। टीचर ने बोला सब लोग को बैठना है, तो कोई बैठेगा ही नहीं, तो टीचर का पावर ही कहाँ गया। सब लोग ने बोला नहीं हम नहीं बैठेंगे, हम तो खड़े ही रहेंगे, तो टीचर का पावर जीरो हो गया, बरोबर है, वैसा चीज है। तो दे प्रीच दैट रियल पावर रेस्टेड विद द पीपल, तो सब पावर तो आपके पास है, बोलता है सबने उसको जगाया, सो रहे थे सब लोग, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो, ये सब को नहीं करना है। एंड देयरफॉर द किंग शुड बी रूल अकॉर्डिंग टू द, तो बोला किंग तुम किंग बोलेगा वैसा नहीं करना है, तुम लोग बोलो किंग को कि ये ऐसा ऐसा करो भाई, वैसा किंग को करना पड़ेगा, बिकॉज किंग आपकी वजह से है, ठीक है, आप किंग की वजह से नहीं हो। इन केस द किंग फेल टू डू, अगर किंग आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, आपके हिसाब से वो कंट्री को मैनेज नहीं कर रहा है, सो पीपल हैड टू राइट टू रिमूव हिम, तो पीपल क्या करेंगे, नहीं तुमको निकलना पड़ेगा, किंग को बोलना पड़ेगा किंग तुम जाओ, हम हमारा बंदा कोई सिलेक्ट करते हैं अच्छा वाला जो अच्छी तरह कंट्री को लीड करेगा, दैट ही विल बी रिप्लेस। तो ऐसा करके उसको बोले इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, बेसिकली फिलोसोफर है, उन्होंने उनको सबको गाइड किया, ठीक है। ये तो सिंपल है। इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या हुआ कि पहले अमेरिका में हुआ, देन वहां पे क्या था कि फ्रांस के बहुत सारे सोल्जर वहां पे गए थे सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को कि भैया नहीं तुम्हारा बात सही है, ये लोग आपको ब्रिटिशर रूल नहीं कर सकते, तो वहां पे गए सोल्जर। तो फ्रांस हैज सपोर्टेड द कॉलोनीज इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अपने सोल्जर भेजे थे फ्रांस ने तभी। एज ए रिजल्ट मेनी फ्रेंच सोल्जर हैड पार्टिसिपेट इन द वॉर, तो ये वॉर जब भी हुआ तभी फ्रेंच के बहुत सारे सोल्जर ने पार्टिसिपेट किया। When this soldier returned to the France, जब भी वहां से वो रिटर्न आ गए, बरो अमेरिका में उन्होंने फाइट किया, फिर वहां पे से यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि देखो हमने ये तरीके से वहां पे फाइट किया था और हमको आजादी मिली, नो डाउट 5 साल हमने वॉर किया, लेकिन एट द एंड वी गॉट द फ्रीडम। तो वही सोल्जर यहाँ पे आए, फ्रांस में आए, खुद की कंट्री में आए, और उन्होंने सबको गाइड किया और उन्होंने बोला कि ये तरीके से हमको अपोज करना है चीज को। तो when this soldier returned to the France, they brought with them revolutionary idea, और आइडिया क्या कैसे करना है, पूरी मेथड उनको पता है कैसे फाइट करना है सबके साथ, ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन वॉर। बेसिकली अमेरिकन वॉर पहले हुआ, फ्रांस वॉर बाद में हुआ। फ्रांस के सोल्जर वहां पे गए, वहां पे फाइट किया, बहुत सारे मर भी गए, बहुत जिंदा है, वो वापिस आए, और यहाँ पे उन्होंने बोला चलो अभी हम यहाँ पे हमको भी फ्रीडम चाहिए, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये राजा वाजा को हटाओ अभी, वैसा, ठीक है। देन आउटब्रेक एंड ऑल वील डू लेटर ऑन, होपफुली टुमारो वी कैन फिनिश, हाँ वी कैन फिनिश टुमारो, ठीक है।